तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शियो को जो येवा का बाल कंघी कर रहा होता है। तो येवा उस मेड के बारे में पूछती है कि वो काफ़ी समय से जानना चाहती थी कि उनका बेटा ज़िंदा है या नहीं। इसलिए जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा ज़िंदा है और अपने सामने वो अपने बेटे को देखी तो वो कितनी खुश हुई होगी ना। वैसे उनकी मीटिंग कैसी रही तो शियो कुछ नहीं बोलता है। तो येवा फिर से पूछती है कि बताओ ना कैसी रही उनकी मीटिंग और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। तो शियो बोलता है कि वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट पर्सन है, लेकिन साथ ही वो एक अपराधी है जिसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है और मैं तुम्हारे सामने किसी ऐसे व्यक्ति का जिक्र नहीं करना चाहता। तो ये वो बोलती कि अच्छा, तो इसलिए तुम उनके बारे में कुछ नहीं बता रही हो। हालांकि मुझे पता है कि उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो गलत था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें नहीं समझ सकती। फिर बोलती कि पता है, जब मुझे विश्वास था कि मैं अपने पास्ट को चेंज कर सकती हूँ तो तुम्हें बचाने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया। और जैसा कि तुम अभी मुझे बताए कि उसे माफ़ करना पूरी तरह से मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं उसे नफ़रत नहीं करना चाहती क्योंकि उसकी भी अपनी कुछ मजबूरी थी। और अगर तुम उससे हेट करते तो बहुत पहले ही मार चुके होते, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें नहीं मारा। इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम भी उससे माफ़ कर देना चाहते हो। वैसे अगर तुम माफ़ कर दोगे तो ये अच्छी ही बात है। तुम्हारे माफ़ कर देने से सबको अपना लाइफ खुशी से एंजॉय कर सकते हैं। तो शियो बोलता है कि यही बात तो मुझे तुम्हारी अच्छी लगती है। तुम हर बात बहुत पॉजिटिव सोचती हो, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे तुमसे फिर से प्यार हो रहा है। और ऐसे बोल के वो येवा को अपने और क्लोज कर लेता है और बोलता है कि आज तो मुझे अपनी पत्नी को सच में खुश करना होगा। जिसको सुन के येवा पूरा ब्लश करने लग जाती है और बोलती कि क्या क्या बोल रहे हो तुम, कुछ भी मत बोलो। तो शिव बोलता है कि मुझे तुम्हें खुश करने में खुशी होगी, इसलिए ये हम दोनों के लिए फ़ायदेमंद है ना। जिसको सुन के येवा पूरा चौंक जाती है और ब्लश भी करने लगती है। फिर बोलती कि मुझे इस तरह से परेशान मत करो क्योंकि मुझे अभी भी बहुत कुछ पूछना है जो मैं नहीं पूछी हूँ। तो शिव बोलता है कि ठीक है, पूछो ना, मैं कब बोल रहा हूँ कि नहीं बताऊँगा। तुम जितना क्वेश्चन चाहे पूछ सकती हो, मैं बताते जाऊँगा। और ऐसे बोल के वो येवा को किस पे कर रहा होता है जिससे येवा ब्लश करने लगती है। फिर येवा पूछती कि तुम्हारी मॉम, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारी मॉम एक इंसान थी। और वो तो मुझे तब पता चला जब मैं फॉक्स टाइप की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रही थी। वैसे तो मुझे ये बात क्यों छुपाया कि तुम्हारी मॉम एक इंसान थी? क्या ये बताने में तुम्हें शर्म या कोई परेशानी हो रही है कि तुम्हारी मॉम एक इंसान थी? तो शिव हंसता है और बोलता है कि मैं क्यों परेशान होऊंगा और मैं शर्मिंदा क्यों होऊंगा, जबकि मेरी मॉम तो काफ़ी कूल थी। और येवा, तुम तो सुनी भी होगी मेरी मॉम के बारे में कि वो कितनी बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्ति थी। जिसको सुन के येवा पूरा सरप्राइज हो जाती है। फिर शिव बोलता कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, बस मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन अगर तुम मेरी मॉम के बारे में ज़्यादा जानना चाहती हो तो मुझे बताओ, मैं बताऊँगा। फिर वो येवा को टच करके बोलता है कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात करने का सही समय है, जिसके कारण येवा ब्लश भी कर रही होती है। उसके बाद दोनों को एक दूसरे को बहुत प्यार से किस करते हैं। उसके बाद हमें इनकी रोमांटिक मोमेंट्स दिखाई जाती हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और येवा शियो को कोट पहना रही होती है और सोचती है कि कल रात सोने से पहले मैंने शियो को अपने माता पिता के बारे में बात करते सुना, जिसके बाद मुझे पता चला कि शियो के फादर शियो की मॉम की सहायता से मानव सभ्यता को अच्छी तरह से जाने और उनको अपनाए भी, और मानव शक्ति के बारे में वो दूसरे फॉक्स के कंपेयर में ज़्यादा जानते थे। जिसके बाद वो काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने पूरे कबीले की भलाई के लिए एक लंबे समय तक चलने वाले युद्ध को रोक दिया। लेकिन ब्लैक फॉक्स ट्राइब का लीडर इसे संतुष्ट नहीं हुआ और विद्रोह स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। फिर सोचती कि मुझे शियो ने ये भी बताया कि उनके पिता के आखिरी लेटर के द्वारा उसे पता चला कि आखिर उसके पिता क्या चाहते थे। अब ये सब सोचते सोचते वो शियो को बेल्ट वगैरह सब पहना देती है और बोलती है कि मैंने सब कुछ अच्छे से पहना दिया, क्या तुम्हें अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है किसी चीज़ से, या फिर सब सही है? तो शियो बोलता है कि नहीं नहीं, सब सही है। फिर येवा शियो को देख के सोचती कि शियो ने मुझसे कहा कि पास्ट में जो खून खराबा हुआ है वो उसे कभी भी फ्यूचर में नहीं दोहराना चाहता और अपनी ट्राइब के अंदर कोई भी झगड़ा नहीं चाहता, इसलिए वो हर परिस्थिति में सबसे खुल के बात करने को तैयार है। फिर सोचती कि मुझे उम्मीद है कि इसकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी ताकि किसी और को अपने परिवार के सदस्य के खोने का गम उस तरह से ना सहना पड़े जैसा कि इसने सहा। और ये तो येवा सोच रही थी और शियो यहाँ येवा को देख के सोचता है कि मेरी येवा सच में बहुत सुंदर है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुरा, येवा और शियो तीनों मीटिंग में बैठे होते हैं और शियो की मेज चाय कॉफ़ी लेकर आती है और सुरा के पास गिरा देती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा हाथ फिसल गया। तो सुरा गुस्से में बोलती है कि सब जानते हैं कि ये तुम जानबूझकर कर रही हो, तो फिर माफ़ी मांगने का क्या मतलब है? तो मेड बोलती कि मुझे माफ़ करना, अगर आप मुझे सज़ा देना चाहती हैं तो मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूँगी। तभी शियो बोलता है कि होंगुन, अब तुम बाहर जा सकती हो। तो वो मेड जल्दी से ग्रीट करती है और बाहर जाने लगती है, जिसको देख के सुरा को बहुत गुस्सा आता है और पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो, रुको, अभी तक मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया है।
और तुम इतनी घमंडी हो गई किसी के बदौलत तुम अपनी बेटी से फिर से मिल पाई तो तुम ऐसा व्यवहार करने लगोगी। तुम बहुत ही बुरा व्यवहार कर रही हो दूसरे ट्राइब की महिलाओं के साथ, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिसको सुन के मेट पीछे पलट कर देखती है, मुस्कुराती है और चुपचाप से वहाँ से चली जाती है। जिसको देख के सुरा को और भी गुस्सा आ रहा होता है और इधर ये सब देख के सोचती है कि ऐसा लग रहा है जैसे इनकी नोक-झोंक अब ऐसे ही चलते रहेगी और कभी नहीं ख़त्म होगी। उसके बाद शियो सुरा को बोलता है कि मैं उसकी ओर से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। यहाँ से जब मैं घर जाऊँगा तब मैं उसे अपने पास बुला के खूब डांटूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और शियो उस मेट को बुलाकर बोलता है कि होंगुन, मैंने आपको फिर से बटलर के काम में नियुक्त कर दिया है क्योंकि मेरा मानना है कि जब काम की बारी आती है तो आप किसी अन्य से बेहतर उस काम को कर लेते हैं। जिसको सुन के मेट तुरंत नीचे झुक जाती है और बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं अपनी निजी भावनाओं को सबके सामने आने दी और मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ कि दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिसको सुन के शियो जल्दी से उठता है और मेट के पास जाकर बोलता है कि कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया। जिसको सुन के मेट शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि माफ़ कीजिएगा, पर आप क्या बोले? तो शियो मुस्कुराता है और बोलता है कि अगली बार आप सबके सामने ये मत कीजिएगा, अगर आपको करने का मन होगा तो चुपचाप से करिएगा और ऐसे करिएगा कि आप पकड़े भी ना जाओ। जिसको सुन के मेट को बहुत अच्छा लगता है और वो हंसने लगती है। उसके बाद शियो पूछता है कि क्या सच में आप अपने बेटे को यहाँ नहीं बुलाना चाहती? तो मेट बोलती है कि हाँ, मैंने इसके बारे में सोचा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उसे यहाँ पे ना बुलाऊँ क्योंकि मेरे बेटे को हिस्ट्री पढ़ने में बहुत रुचि है और वो अभी भी अच्छे से पढ़ाई कर रहा है और साथ ही उसे एक ऐसा टीचर मिला है जो कि उसे बहुत कुछ सिखा रहा है और सिखाने के साथ साथ वो मेरे बेटे का बहुत अच्छे से केयर भी करता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो थोड़े दिन वहीं रह के अपना पढ़ाई पूरा कंप्लीट करे। तो शियो बोलता है तो फिर मैं आपको वहाँ भेज दूँ तो कैसा रहेगा? तो मेट थोड़ा चौंक जाती है और मुस्कुराकर बोलती है कि नहीं महराज, मुझे यहाँ पे काम करना है और हम दोनों माँ बेटे अपनी अपनी जगह पे रह के अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। तो शियो बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसा बात है तो मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टियाँ मिल सके ताकि आपको जब भी मन करे आप अपने बेटे से जाकर मिल सके और जब भी सूरज यहाँ पे आएगी या फिर मैं जाऊँगा तो मैं आपके बेटे को यहाँ लेकर आऊँगा जिससे आप अपने बेटे से मिल भी पाएँ। जिसको सुन के मेट को बहुत अच्छा लगता है और बोलती कि थैंक यू महराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो येवा पूछती है कि मुझे लगता है कि मैं आजकल बहुत सेंसिटिव हो गई हूँ। फिर बोलती कि अपने किसी प्रियजन को खुद से दूर करना कितना मुश्किल भरा फैसला होगा ना। तो शियो बोलता है कि हाँ सच में ये बहुत मुश्किल भरा फैसला है। उसके बाद वो येवा को बड़े प्यार से किस करता है जिसको देख के येवा को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि 1 मंथ गुजर चुके हैं और हमें दिखाया जाता है मेट को जो कि कुछ कपड़े लेके जा रही होती है धोने के लिए। तभी अचानक से वहाँ पे सुरा आती है और पीछे से उसको डरा कर बोलती है कि ये क्या है, आप तो एक बटलर है ना, तो आप ये छोटा मोटा काम क्यों कर रहे हैं? जिसको देख के मेट पूरा डर जाती है और बोलती है कि आप इस तरह से आकर तो मुझे डरा ही दी। तो सुरा बोलती है कि ये सब छोड़ो, मुझे पता नहीं था कि आप इतना सारा काम करती है, यहाँ पे आपसे बहुत सारा काम करवाया जाता है ना। वैसे अगर आप चाहती हैं कि आपका मास्टर आपको माफ़ करे तो आपको और काम करना होगा। वैसे आपको इतना काम करते देखकर मुझे बहुत दया भी आ रहा है, कितना मजबूरी है ना आपका। जिसको सुन के मेट को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये काम करना पसंद है। और आगे कुछ बोल पाती तभी अचानक से सुरा उसका सारा कपड़ा ले लेती है और एक हाथ से उठाकर बोलती है कि तुम बूढ़ी हो चुकी हो, देखो सरा, मुझे एक हाथ से मैं तुम्हारा सारा कपड़ा उठा ली, तो अब तुम्हें पता चला मेरे अंदर कितना ताकत है। फिर वो उसका कपड़ा वाला बकेट लेके जा रही होती है और बोलती कि जल्दी जल्दी चलो क्योंकि तुम्हारे पास अभी काम करने को बहुत कुछ है और जल्दी जल्दी कंप्लीट कर पाओगी तभी तो अपने बच्चे से मिल पाओगी ना। जिसको सुन के मेड बोलती है कि पहले मेरा कपड़ा वापस करो, पर सुरा उसका कपड़ा वापस नहीं करती और पास्ट का सीन याद करती है जब वो शियो से पूछती है कि क्या तुम उस लेडी के बारे में बात कर रहे हो? तो शियो बोलता है कि हाँ, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सुरा बोलती है कि मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं इस तरह की बदमाशी कैसे कर सकती हूँ। फिर बोलती कि मुझे नहीं पता था कि मैं अगर उनके बेटे का फ़ायदा उठाकर उनसे झूठ बोलूँगी तो उन्हें कैसा लगेगा। फिर बोलती कि जब मैंने उसके बेटे को ढूंढने की कोशिश की तो महल में अफवाह फैल गई कि मैं उसे ढूंढ रही हूँ। इस वजह से वो टीचर उस बच्चे को छुपा लिया अपने पास ताकि मैं उसे ढूंढ ना सकूँ, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर मैं उस बच्चे को ढूंढ लूँगी तो शायद नुकसान पहुँचा सकती हूँ। तो शियो बोलता है कि जब हम लोग युद्ध में थे तब आखिर तुम उस बच्चे का फ़ायदा उठा ही रही थी ना, उस बच्चे के नाम पे, और तुमने हर संभव कोशिश किया ताकि अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। जिसको सुन के सूरत थोड़ा उदास हो जाती है। फिर शियो बोलता कि सभी को अपने फैमिली के बारे में बहुत चिंता होती, ठीक वैसे ही जैसे तुमने अपने पिता से मिलने के लिए मुझे कहा और बातचीत करने के लिए मेरे सामने शर्त भी रखी, ठीक वैसे ही सभी लोग अपने परिवार के बारे में भी सोचते हैं, इसलिए तुम थोड़ा लोगों के बारे में भी सोचो। जिसको सुन के सूरा को बहुत पछतावा होता है कि वो पास्ट में क्या गलती की है, जिसे छुटकारा पाने के लिए वो मेट के साथ अच्छा व्यवहार कर रही होती है फ्यूचर में।
और उसे तंग करी थी, लेकिन एक तरह से उसका परवाह भी करी थी, लेकिन उसे साफ साफ दिखाना नहीं चाहती थी। और वो लोग दोनों साथ साथ आ रहे होते हैं, जिसको देख के वहाँ पे सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद सूरा मेट को कुछ कुछ बोल रही होती है, जिससे मेट थोड़ा इरिटेट होती, पर वो कुछ भी नहीं कर पाती, जिसको देख के शिव और उसका बेटा दोनों को शॉक्ड हो जाता है। और येवा को ये देख के बहुत अच्छा लगता है और सोचती है कि फ्यूचर में ये लोग इसी तरह से नोक-झोंक करेंगे, लेकिन अब हम लोग सब कोई साथ में बहुत खुश रहेंगे। और इसी लाइन के साथ ये स्पेशल चैप्टर का पार्ट 1 यहीं पे कंप्लीट होता है और कल अब स्पेशल चैप्टर का सेकंड पार्ट आएगा। तो प्लीज़ आप लोग इसे ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो गाइस, अगर आपको ये स्पेशल चैप्टर पसंद आ रही तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके सब बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।